हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे कर रहे हैं हमारे बच्चे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए भाई। जिंदगी में मजे ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वैसे ही इतने पंगे होते रहते थे, टंटे होते रहते हमारे में, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे बहुत मजे में हैं, मैम भी मजे में हैं। तो आज क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए? तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और चैप्टर के वन शॉट की वीडियो। नाम क्या है उस चैप्टर का? नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर, फेवरेट चैप्टर, मजेदार चैप्टर सब कह सकते हो। और प्लस शॉर्ट चैप्टर भी है। मजे आएंगे फिर तो मतलब करने में। चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात बच्चों जो कि मैम आपको बताएगी। क्या मैम? तो बेटा वो ये बात है कि हमारे चैनल पे ना बेटा हर चीज अवेलेबल है। कैल्विन आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वन शॉट दे रहा है आपको यार। आपको माइंड मैप दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा है। और क्या चाहिए आपको? सब कुछ मिल रहा है। आपको क्या करना है उसके लिए? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए, कर लीजिए अपनी स्टडीज को बूस्टर, है ना भाई? बिल्कुल। चलिए तो आज का शुरू करते हैं सेशन। नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। और हमारे बच्चे इतना तो जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। कि मैम हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो फूड है उस फूड को कन्वर्ट कर देना एनर्जी के अंदर। बिल्कुल, फूड को कन्वर्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहलाता है ये। फूड C6H12O6 is converted into ATP, adenosine triphosphate, है ना। ये हमारे शरीर का बैंक है जिसमें हम अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम अपने घर में कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा 10 रुपए ले ले, रख ले अपने पास, आज रख ले, खा लियो, जो बच जाए उनको बचा लियो। तो हम कितने चालू होते हैं, उनको बचा लेते हैं, मम्मी से दूसरे लेकर आते हैं और उनको बचा बचा के अपने पिग्गी बैंक में इकट्ठा करते हैं, फिर अपने हिसाब से करते हैं उनको खर्च। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है उससे एनर्जी बनती है बहुत सारी। अब सारी थोड़ी ना यूज करेंगे हम तो थोड़ी बहुत यूज करेंगे, बाकी को हम इकट्ठा कर देते इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये हमारे शरीर का बैंक है, हमारे शरीर का बैंक है। जब हमको चाहिए होता है हमको हमारे पैसे देता है, वरना लोन भी दे देता है यार। ये तो कैसे लोन, वो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए देखते हैं क्या है अपना फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या ये बात सही है? बच्चे कहेंगे मैम 100% ठीक है यार, रेस्पिरेशन होता तो सेल के अंदर ही है। बिल्कुल, कि रेस्पिरेशन की हम जो बात करते हैं वो रेस्पिरेशन अकर होता है किसके अंदर? एक सेल के अंदर। सेल के अंदर ही तो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब तो हमने समझ लिया। इसमें हमारा जो फूड है C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बना के देता है और अपने को एटीपी एनर्जी बना के देता है, प्लस बहुत सारी हीट रिलीज करता है। और जितने बच्चे केमिस्ट्री वाले हैं वो जानते हैं हीट रिलीजिंग रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तो ये वही रिएक्शन है। और ये हीट क्या करती है मैम? तो बेटा आपका बॉडी का टेम्परेचर नहीं है क्या 37 डिग्री सेल्सियस? कौन बनाता है? वो ये हीट ही तो बनाती है। बिल्कुल। चलो ऑक्सीडेशन देखते हैं, सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन और द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। खंडित करना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना विद इन अ सेल। किसके अंदर? सेल के अंदर। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी। भाई एनर्जी के लिए काम हम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। बिना पैसे के तो हम एक काम नहीं करते हैं। तो यहां भी काम हुआ है एनर्जी को लेने के लिए। And the trapping of this energy for the synthesis of ATP। फिर इसे क्या बना के दे देते हैं हम बना के दे देते हैं ATP, है ना भाई? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना भाई? बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। द एनर्जी इज रिलीज स्लोली इन अ स्टेप वाइज सीरीज। अब भाई एनर्जी एकदम ही रिलीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं भाई। हम काम करते हैं, हमें महीने पर काम करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके हमारी इनकम होती है। तो यहां भी एनर्जी रिलीज होती है स्लोली, धीरे धीरे, इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सम एंजाइम्स। मतलब यहां पर हमको एंजाइम चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को
इंक्रीज करेगा, बिल्कुल। सच स्टेपवाइज मेटाबॉलिज्म सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। भाई किसी ना किसी पर्पस के लिए काम हो रहा है, क्या पर्पस है देख लेते हैं, चलो। पहला, it facilitates the utilization and relatively high proportion of the energy in ATP। एक तो भाई ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है ना वो ATP बन सके, इसीलिए स्टेप वाइज काम होता है। फिर एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी है ऑफ डिफरेंट स्टेप में बी इनहेंस्ड और इनहिबिटेड बाय स्पेसिफिक कंपाउंड। भाई हम लोग एंजाइम यूज करते हैं ताकि जितना हम चाहते हैं उतना ही बने, एक्स्ट्रा ना बन जाए, कुछ खराब ना हो जाए, तो ये भी तो चाहिए। and this provide a means of controlling the rate of pathway। हमारे पाथवे को भी कंट्रोल करता है। भाई मुझको ये चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए स्टार्च, तो उसको रोकने के लिए हम एंजाइम यूज कर लेंगे यार, बिल्कुल। एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, और एनर्जी देंगे जितनी सेल की डिमांड है उसी के हिसाब से। द सेम पाथवे, ये पाथवे may be utilized for forming intermediate use in the synthesis of other biomolecules। भाई ये जो पाथवे है ना, ये और भी बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने के लिए पाथवे बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, और के लिए भी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, टूटा है, खंडित हुआ है, उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दोबारा बोलो, रिपीट आफ्टर मी बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड, मतलब सबसे मनपसंद, सबसे पसंदीदा, जैसे आप लोग हो ना पसंद, सबसे पसंद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है भाई, ग्लूकोज है। द रिएक्शन दैट अकर इन रेस्पिरेशन, जो रिएक्शन रेस्पिरेशन के दौरान होती है, ग्लूकोज कैन बी सम्ड अप इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इस फॉलोइंग इक्वेशन को फॉलो करता है, ये रही। क्या हुआ, ग्लूकोज लिया अपने ने, ऑक्सीजन ली, CO2 मिला अपने को जो हमने बाहर छोड़ दिया, पानी मिला जिसका इस्तेमाल हमने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए भी किया, और कुछ एक्सेल भी कर दिया। क्योंकि जब हम लोग एक्सेल करते हैं बच्चों, जब हम लोग कभी भी एक्सेल करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन तो बेटा वाटर का होता है, कुछ पोर्शन तो हम लोग जब एक्सेल करते हैं तो उसमें O2 भी होती है, आई थिंक कुछ 16.6% के आसपास, CO2 भी होती है कुछ 3.4% के आसपास, भाई सम वाटर वेपर्स भी होते हैं 14.4% के आसपास, कुछ ये वैलिड रहती है, ठीक है। ये रे, अच्छा बच्चों एक चीज मैम आपको बता रही है, ब्रीथिंग क्या होता है। तो बेटा बच्चे ना कितनी बार ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को सेम रिलेट कर देते हैं, बच्चों ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन आर द डिफरेंट थिंग। रेस्पिरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एन एनर्जी, ब्रीथिंग इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब ब्रीथिंग का मतलब है इनहेल करना और एक्सहेल करना, तो ब्रीथिंग इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। And one breath is what बच्चों? One breath is ma'am, one inhale plus one exhale. Biल्कुल ठीक है बच्चों। चलिए प्लांट रेस्पिरेशन, हो यही तो पढ़ना था। चलो भाई बॉटनी पढ़ रहे, प्लांट तो आएगा ही। चलो, प्लांट टेकिंग ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, हाँ लेता है, रेस्पिरेशन के लिए लेता है। And give out carbon dioxide देता है। But plants have no specialized organ for the gaseous exchange। इनके पास नहीं है हमारे जैसे एल्वेओलाई, कोई नहीं है। They have स्टोमाटा है, वो जो छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, लेंटिसेल्स जो स्टेम पे देखने को मिलते हैं, वही गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर कर देते हैं। Following the reason why plant get alone without respiratory organ। मैम ने क्वेश्चन पूछा कि क्यों इतनी ज्यादा की, क्यों प्लांट को कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं दिया आपने, क्यों ऐसा किया आपने उसके साथ, सोचो क्यों किया भगवान ने ऐसा, पूछ कर आना चाहिए क्यों भाई, क्यों जवाब लेते हैं क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज। भाई हर पार्ट अपना खुद गैस एक्सचेंज करेगा, मैं नहीं तो सेल होगा, वो अपने आप करेगा। हमें तो भाई हमारे तो पूरी बॉडी के लिए एल्वेओलाई करती है, पर यहाँ तो कोई भी कर लेता है। एंड देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
तो बहुत थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब हर पार्ट खुद कर रहा है तो कोई क्यों दूसरों से लेगा, क्यों पैसा खर्च करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। फिर प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैस रिजेक्शन, नहीं चाहिए ग्रेट डिमांड, नहीं चाहिए भाई। क्यों? द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मच लोअर देन इन द एनिमल्स। भाई रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? आप कहोगे मैम एनर्जी के लिए, और किस लिए कर रहे हैं? और थोड़ी ना कुछ है, CO2 भी चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। अब भाई प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का रेट स्लो क्यों है? तो हम कहेंगे भाई प्लांट को नहीं चाहिए ना ज्यादा एनर्जी। क्यों नहीं चाहिए? वही तो खड़ा रहना है, ऐसे ऐसे ही हिलना डुलना है, हमारी तरफ भागना थोड़ी ना है कहीं भी। तो इसीलिए तो जब उनको कोई मूवमेंट नहीं करनी, यार हमको तो अपने खाने के लिए भी मेहनत करनी, अपनी पढ़ने के लिए भी मेहनत करनी, अपने घर के लिए भी मेहनत करनी, इनको नहीं करनी तो नहीं चाहिए एनर्जी। जब एनर्जी नहीं चाहिए ज्यादा तो क्यों ज्यादा रेस्पिरेशन करें, क्यों खर्चा करें इतना? बिल्कुल सही बात है ना भाई। फिर द डिस्टेंस फॉर विच गैस इज डिफ्यूज even in large bulky plant is not great as a living plant are located quite close to the surface of the plant। लंबे लंबे डिस्टेंस प्लांट्स है ना, उसमें भी इतना ज्यादा गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होता जितना हमारे में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है मस्त चैप्टर, यहां से बनता है मजेदार। बिल्कुल, अब कहोगे मैम इससे पहले क्या बेमजेदार था? नहीं, मतलब यहाँ से ज्यादा अच्छा लगता है मैम को। दो तरह के रेस्पिरेशन होता है भाई अपना, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हम क्या जानते हैं? तो भाई हम ये जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनाएरोबिक मैम ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अरे बिल्कुल सही बच्चों, सब जानते हैं, इतनी बात तो हमारे बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मोर एनर्जी बनती है, मतलब मोर एटीपी फॉर्मेशन, और इसके दौरान लेस एटीपी फॉर्मेशन, कम एटीपी बनती है बच्चों, कम बनती है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो हायर प्लांट्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में। हमें एनारोबिक दो पढ़ना है, एक इन द ईस्ट एंड इन द मसल सेल्स। ठीक है बच्चों, चलिए मैम देख लेते हैं अब क्या है, देख लेंगे बिल्कुल। इट इज अ टाइप ऑफ अ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का टाइप है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैम इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, करेंगे इसे कंप्लीट। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडाइज होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो अच्छे से टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, कोई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इतनी ज्यादा एटीपी बनती है बच्चों इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, एनर्जी इज लिबरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत क्वांटिटी है। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। वहीं इसका देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ अ रेस्पिरेशन, ये भी एक रेस्पिरेशन का टाइप है, दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ओनली पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब आधा अधूरा टूटेगा। से हम करते हैं ना, आधा अधूरा काम कर देते हैं, तो ये भी आधा अधूरा ही टूट रहा है। फिर इथाइल अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है लैक्टिक, बेटा इथाइल अल्कोहल बनेगा ईस्ट के अंदर, और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये बनता है बच्चों मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, इनका फॉर्मेशन होगा। एनर्जी आर लिबरेटेड इन लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 एटीपी, बहुत कम, बहुत नाइंसाफी। द रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, पूरी की पूरी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है ना बच्चों। चलो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म पे, कैसे होता है। तो बच्चों दो तरह का मैकेनिज्म होता है, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का मतलब? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है बेटा कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कन्वर्ट हो जाए पायोरिक एसिड में, प्यूवेट में।
पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एंड बच्चों समझने में बहुत अच्छी बात रहेगी क्या, कि ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस वाला, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये स्टेप इट इज कॉमन इन बोथ, दोनों में होता है ये, चाहे एरोबिक हो चाहे बच्चों एनाएरोबिक हो, दोनों में होता है ये स्टेप। वहीं दूसरा स्टेप होता है दूसरा स्टेप में क्या होता है भाई, कि आपका जो ये पायरुवेट है बच्चों, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए, and this is known as link reaction. This is known as link reaction. And then बच्चों ये एरोबिक का बता रही है मैम पहले, पर वो दोनों में कॉमन है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप है फाइनल स्टेप, जिसमें आपका एसिटल कोएंजाइम ए फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एंड दिस स्टेप इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, देन डायरेक्टली एटीपी कन्वर्जन होता है साइटोप्लाज्म में, पर उसमें ये होगा। तो ये लिखा हुआ है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस, दोनों के दोनों ग्लाइकोलाइसिस से ही शुरू होते हैं, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस इज फॉलोड बाय सिट्रिक एसिड साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट अकरिंग इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहोगे मैम ये क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल बेटे टीसीए साइकिल कहलाती है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बना, ये रहा टीसीए साइकिल, लिंक टीसीए साइकिल, और फिर इसके बाद जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके अंदर हम देखेंगे NADPH जो है हमारे पास या FADH है, वो भी ATP में कन्वर्ट होगा, उसे हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम ETS बोल देते हैं, फिर होगा ETS, और ये दोनों स्टेप्स कहां पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल बन जाएगा या ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, पूरा का पूरा काम किसमें हो जाएगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। आपको ये मैम ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हमको समझ में आया कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आपके प्यूवेट में। इतनी बात समझ में आई? और ये होता है साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल मैम, अभी इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, हम इसको समझेंगे फिर। द स्कीम ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय एमिडेन मेयरहोफ एंड पार्नस ने दी थी, इसलिए हम इसको EMP भी बोलते हैं, एडेनॉफ मेयरहोफ एंड पार्नस की वजह से EMP पाथवे, ठीक है बच्चों। पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि EMP पाथवे क्यों कहते हैं या क्या है EMP पाथवे का मतलब, तो ये चीज हमारे बच्चों को ध्यान रखनी है। फिर इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, और 2 मोल्स ऑफ प्यूरुविक एसिड बनाता है बच्चों। 2 मोल्स मतलब 1 मोल ग्लूकोज हम लेंगे तो वो 1 मोल ग्लूकोज कन्वर्ट होके 2 मोल प्यूरुविक एसिड में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है बच्चों। 1 मोल से यहां पर 2 मोल्स का कन्वर्जन होगा, ठीक है। द स्कीम ऑफ रिएक्शन इज शो इन फिगर 14.1 में दिखा रखा है, चलिए ठीक है अभी देख लेंगे हम। ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड विद द हेल्प ऑफ ATP into glucose 6-phosphate catalyzed by the enzyme hexokinase। अब ये स्टेप्स आ गए हैं, इन स्टेप्स को हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ये रही, दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। ये हमारा ओवरऑल एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है इन लोगों ने हमें। एक सेकेंड और देखते हैं कंप्लीट मैकेनिज्म कहाँ है। अच्छा ओके, पहले हम लोग यहाँ से ये रहा अपना कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। देखो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। अब इसको हम जब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर साथ साथ याद करेंगे। चलो भाई, मैम भी याद करेगी, बच्चे भी याद करेंगे। सबसे पहले भाई अपने पे ग्लूकोज है, बिल्कुल।
कार्बन कितने होते हैं भाई? 6 कार्बन। ठीक है मैम, समझ गए इतनी बात हम लोग। और जो अपने पास पिरुविक एसिड आएगा इसमें 3 कार्बन होंगे, 2 मोल्स बनेंगे इसके। ठीक है मैम, अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब भाई कहीं भी इतनी बात ध्यान रखना, कहीं भी बच्चों एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है, कहीं भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है बेटा, तो वहां पर एटीपी खर्च होती है, क्योंकि एटीपी ही तो है जो टूट के एडीपी और आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगी, जिसका आप इस्तेमाल करोगे। तो कहीं भी फॉस्फेट यूज हुआ ना, समझ जाना वहां पर एटीपी है, और कहीं से फॉस्फेट निकला, समझ जाओ वहां पर एटीपी बनी। इतनी बात ध्यान रखनी है। एंड दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली अकर इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये पूरी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था, तो बेटा सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो आप देख रहे हैं फॉस्फेट ऐड हो गया, फॉस्फेट ऐड हुआ तो एटीपी कन्वर्ट किसमें हो गया बेटा? एडीपी में। और यहां से मिल गई एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमको, कौन से एंजाइम से? हेक्सोकाइनेज। तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम है हेक्सोकाइनेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और बच्चों जो भी रिएक्शन एटीपी की प्रेजेंस में होती है हम उसे रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? रेट लिमिटिंग स्टेप। भाई केमिस्ट्री वाले मत बोलने लगा मैम गलत लिख रहे हो, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ होता था बेटा, वो केमिस्ट्री में है, यहाँ रेट लिमिटिंग स्टेप ही कहते हैं। अब लिमिटिंग स्टेप क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि ये काम ग्लूकोज में अगर आपको फॉस्फेट ऐड करना है ना, तो बिना बिना एटीपी के नहीं होना। इसका मतलब एटीपी लिमिटिंग फैक्टर है भाई अपना, हमने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था, लिमिटिंग फैक्टर है, इसीलिए ये है रेट लिमिटिंग स्टेप। ओके, कहीं भी एटीपी यूज होते हैं ना, वो रेट लिमिटिंग इफेक्ट होता है हमेशा। देन आगे आओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेरिज्म हुआ। हमारे बच्चों को पता है आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम लगा आइसोमेरेज, और वो आइसोमेरेज एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज इट इज अ टाइप ऑफ एन एल्डोज शुगर, कि इसमें एल्डिहाइड होता है बच्चों, ये एक एल्डोज शुगर होती है, और ये एक तरह की कीटोज शुगर होती है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म हुआ है। ओके बच्चों, फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोगों ने फिर क्या देखा कि आगे बना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। बाई मतलब 2 फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ऐड हुआ। अब फॉस्फेट ऐड हुआ तो भाई एटीपी यूज होगी ना, एडीपी बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। बिल्कुल निकला, क्योंकि उसी को तो लेंगे हम, तभी तो काम होगा हमारा। ठीक है बच्चों, लिया कौन सा एंजाइम? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बिल्कुल। फिर बच्चों फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बेटा फिर ये ना 2 चीजों का फॉर्मेशन करता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है ये। एक बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब कीटोन मॉलिक्यूल बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कुछ नहीं हुआ, सिंपल टूटता है, कोई आइडिया नहीं हुआ, इसलिए एटीपी नहीं लिखी भाई मैम ने। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट, बिल्कुल इसमें। और ये आगे कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड। भाई कीटोन है, कीटोन बन जाता है एल्डिहाइड को। क्या लिखा है ये बच्चों? 3-फॉस्फोग्लिसरडिहाइड, ग्लिसरडिहाइड। ठीक है बेटा, ये बन जाता है, और ये स्टेप भी कहलाएगा आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमेरिज्म हुआ है, मतलब ये कुछ समय बाद इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ये बना है इसमें, ये मैम NAD कहां से आ गया? तो बच्चों ये भी एक तरह का एनर्जी है, ये भी एक तरह का क्या होता है? एनर्जी पैकेज होता है, जो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी के लिए याद रख लो कि एक NADH से 3 ATPs बनती हैं। अभी के लिए इतनी चीज याद रख लो, ठीक है बच्चों। चलो
फिर NADH बन गया, रिड्यूस हो गया, इसे हम रिडक्शन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए। और क्या बन गया भाई ये, तो ये बन गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड। बाइफॉस्फो, 2 फॉस्फो आ गए, फॉस्फेट। फिर बना 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, फॉस्फेट ऐड किया इसलिए ADP से क्या बना है। अब देखो यहां से 1,3 2 फॉस्फेट थे, नेक्स्ट स्टेप में आके एक फॉस्फेट निकल गया, मतलब एक फॉस्फेट गया ADP से मिला, ATP बनाया। तो यहां पर क्या हुआ, ADP ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर क्या बना दिया बच्चों, ATP बना दिया, बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 से उठा के दूसरे पे रख दिया, पोजीशन चेंज हुई है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बन गया फॉस्फोइनोल पायोरेट, ग्लिसरैल्डिहाइड से इनॉल में कन्वर्ट हो गया। देन यहां से भी फॉस्फेट हमने हटा दिया, बन गया प्यूरिक एसिड। अब फॉस्फेट हटा दिया तो ADP बन गई होगी, ATP बन गई होगी, और इस तरीके से हमको मिल गया बच्चों प्यूरिक एसिड। अब क्या क्या रिजल्ट है वो हम फिर देखेंगे। चलिए भाई, तो अब तक क्या क्या कर लिया बच्चों हम लोगों ने, अब तक हम लोगों ने काफी अच्छा किया है भाई। हम लोगों ने यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को पूरा समझ लिया है, पूरे फ्लो चार्ट को समझ लिया है, और क्या क्या चीजें बनती हैं वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है बच्चों यहाँ पर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, तो बच्चों ये एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों। फर्मेंटेशन इट इज अ टाइप ऑफ एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ईस्ट में होता है, ये वाला ईस्ट जो होती है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपको पता है, आप सबको, हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि ईस्ट क्या करती है बेटा, इथेनॉल बनाती है। क्या बनाती है, इथेनॉल। तो बेटा अगर ये इथेनॉल 13% होता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग वाइन बियर्स वगैरह में करते हैं, और इस मेथड को फर्मेंटेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ये, ठीक है। पर अगर आपकी इथेनॉल की कंसेंट्रेशन मोर देन 13% हो जाए बच्चे, क्या हो जाए, मोर देन 13% हो जाए, तो भाई ये ईस्ट के लिए भी ना पॉइजन हो जाता है। इट इज पॉइजनस फॉर ईस्ट ऑल्सो, ईस्ट भी मरना शुरू हो जाती है अगर इससे ज्यादा परसेंट बच्चों वहां पर इथेनॉल बन गया तो भाई ईस्ट का काम क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करो, फर्मेंटेशन करो, जिससे क्या बनाती है वो इथेनॉल। और इसी इथेनॉल का इस्तेमाल वाइन, बियर, विस्कीज वगैरह में करते हैं जिनके अंदर इथेनॉल 13% होता है। पर बेटा कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 50% तक भी डालते हैं, तो फिर बेटा वहां पे ना कुछ एंजाइम्स डालते हैं जो इसको बैलेंस आउट कर देता है। ये डिहाइड्रोजिनेसिस वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल इंडस्ट्री में होता है, तो हम इसे बोलते हैं कि इसका ना बहुत ज्यादा बेवर्स यूज है। क्या यूज है, बेवर्स यूज। बेवर्स यूज बहुत है, बेवर्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बेवर्स इंडस्ट्री होती है बेटा जिसके अंदर आपकी ये अल्कोहल वगैरह बनती है। और ईस्ट आपको पता है इथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे CO2 भी रिलीज करता है, और इसी CO2 की वजह से इसका इस्तेमाल बेकर्स फॉर्म में भी होता है। बेकिंग्स वगैरह में करते हैं, केक वगैरह को बनाने में, आपके ब्रेड वगैरह को स्पॉन्जी करने में, फुलाने में जो यूज होता है बेटा वो यीस्ट ही यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे ये फर्मेंटेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम, जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था उसी से हम लोग समझ सकते हैं। फर्मेंटेशन दिखाया गया है किसके अंदर बच्चों, ईस्ट के अंदर, कि ईस्ट के अंदर किस तरीके का फर्मेंटेशन होता है। तो बच्चों सबसे पहले ईस्ट के पास भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से क्या बनेगा ये बच्चों, यहां पर भी पिरुरिक एसिड बनेगा। मतलब फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तब भी ग्लूकोज से, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस बनता है, वो ग्लूकोज से पिरुरिक एसिड बनता है। मैम ने बताई थी बात आपको, एक बार रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ठीक है। ये रहा। फिर इसके बाद ये क्या होता है भाई, ग्लूकोज से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। अब भैया फॉस्फेट लिया है तो ATP ली होगी आपने, बिल्कुल ली होगी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP में, और जो एक फॉस्फेट होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। फिर ये इसी से चेंज होकर यहाँ पर क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है ये, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरिक एसिड बन गया, पहले एल्डिहाइड था, ग्लिसरिक एसिड बन गया है। और इस प्रोसेस के दौरान
आपका जो NAD है वो क्या बनता है, NADH बन जाता है। ठीक है, NAD से क्या बनता है, NADH, मतलब कि ATP यूज नहीं हुई। फिर ये आगे बनता है फॉस्फोइनोल प्यूरिक एसिड, सेम चीज बनती है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर इससे बनता है यहाँ पर प्यूरिक एसिड। फिर प्यूरिक एसिड जो है यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है। इसके बाद इसमें से फर्मेंटेशन में क्या होता है, प्यूरिक एसिड बनने के बाद, और ये सारा काम साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जैसे ही ये प्यूरिक एसिड बन गया तो प्यूरिक एसिड के बाद यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है, और यहां से रिलीज होता है बेटा इथाइल अल्कोहल। क्या बना है बेटा यहाँ से, इथाइल अल्कोहल। इसलिए तुम कहते हैं कि भाई यहाँ पर इथेनॉल बना है, इसका इस्तेमाल बेवर्स इंडस्ट्री में किया गया था, इसीलिए ही तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पर बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस वही प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपको पता है 3 ATP यूज होते थे, 2 NADPH यूज हो रहे थे, NADH सॉरी, और एक बन रही थी अपनी CO2। ये तीनों चीजें यूज हो रही थी, बिल्कुल वही यूज हो रही है। बस यहाँ पे एक ये स्टेप है जिसमें जब पिरुविक एसिड इथेनॉल में बनता है तो यहाँ पे जो NADH होता है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है NAD में। बस इतनी चीज अलग है। देखो यही पॉइंट्स हम लोगों ने वहां लिखे हैं, पर हम इसको फटाफट से रीड आउट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फर्मेंटेशन इट इज अ टाइप ऑफ एन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा बच्चों, इनकम्प्लीट हो रहा है। पिरुविक एसिड अंडर एरोबिक एनारोबिक कंडीशन, मतलब विदाउट ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन इथाइल अल्कोहल इन द केस ऑफ ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, जो एक्यूमुलेट होकर मसल क्रैम्प्स करता है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मसल सेल में होता है, जो कि एक्यूमुलेट होगा अगर, तो एक्यूमुलेट होकर करेगा ये मसल क्रैम्प्स। क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है, फर्मेंटेशन अकर इन बैक्टीरिया एंड मेनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। इट ऑल्सो अकर इन योर स्ट्रेटेड मसल। आगे ना मसल्स की बात, जब हम लोग बहुत ज्यादा इंस्टेनियस विग्रस एक्सरसाइज करते हैं कि आज तो हम पतले हो कर ही रही है, वो तो होते नहीं है, पर है ना, होते नहीं है, क्या करें पता नहीं। तो वो जब बहुत भयंकर एक्सरसाइज हम कर लेते हैं ना, तो इतना सारा लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बन जाता है और इकट्ठा होता है मसल सेल्स में और कॉज करता है मसल क्रैम्प्स। ठीक है, इन फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ मानते हैं। द ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय द सेट ऑफ रिएक्शन वन पिरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, इथेनॉल बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ में 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। बात आती है कि इंस्टेनियस एक्सरसाइज से लैक्टिक एसिड क्यों बना है, तो भाई इतना वर्कआउट कर रहे हो तो एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, पर ऑक्सीजन सप्लाई तो उतना ही है हमारी बॉडी में, ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, तो उस समय भी एनर्जी चाहिए। तो बॉडी के पास कोई रास्ता होता नहीं है, तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ देता है, किसकी कंडीशन प्रेजेंस में, विदाउट ऑक्सीजन के में, और बना लेता है लैक्टिक एसिड और ATP मिल जाती है। ठीक है, अरे 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 एक सेकेंड। ठीक है, फिर एंजाइम पिरुविक एसिड वो डीकार्बोक्सिलेज करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है अल्कोहल की फॉर्मेशन में। ये एंजाइम्स याद रखने हैं। पिरुविक एसिड के लिए हमने यूज किया था डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है अल्कोहल बनाने में। फिर एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में। मसल में जो लैक्टिक एसिड बनता है उसके लिए लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है, उसके लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है बनने में। तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे फर्मेंटेशन खत्म होता है। अच्छा, फिर अब एक चीज और बताई गई है यहाँ पर, इन बोथ द अबव रिएक्शंस, जो हमने ऊपर रिएक्शंस पढ़ी हैं, NADH से NAD में कन्वर्ट हुआ है, ओनली 7% एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है फर्मेंटेशन में, जिसको हम कहते हैं, जिससे सिर्फ 2 मोल ATP ही बन पाती है। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन रीच करता है 13% से ज्यादा, तो वो ईस्ट सेल के लिए पॉइजन होता है और ईस्ट खुद मर जाता है। तो इसलिए अल्कोहल फर्मेंटेशन मोस्टली हम 13% से लेस करते हैं, या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस वगैरह एंजाइम यूज करते हैं, जो हाई कंसंट्रेशन में भी आपकी ईस्ट को सर्वाइव रखता है। ठीक है, तो क्या क्या कर लिया हमने फर्मेंटेशन को देख लिया। तो चलिए अब बारी आती है हमारे कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखने की। पहला है कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कॉमन है भाई, कार्ब साइकिल है। मैम
लगता तो नहीं है। ईएमपी पाथवे, ईटीसी है सभी, तो भाई ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, यीस्ट पॉइजनिंग लीड टू डेथ, भाई जिससे डेथ हो जाएगी। अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेज टू दी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कहां तक की कंसंट्रेशन पहुंच जाए, तो भाई अगर कंसंट्रेशन पहुंच जाती है 13% से ज्यादा तो डेथ कॉज हो जाती है। बिल्कुल, ये सब हम कर चुके हैं। नाउ द टॉपिक इज एरोबिक रेस्पिरेशन, मजेदार टॉपिक, मजे करने वाला टॉपिक, मजे आते हैं पढ़ने में। इसका मतलब है रेस्पिरेशन विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एन, मैम इनकम्प्लीट क्यों लिख रहे हो यार, फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसा होता है, तो भाई जो प्यूरिक एसिड बना है, हमने देखा था हमारा क्या बना था, प्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम लोग कर्ब साइकिल पढ़ने वाले हैं। ये प्यूरिक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एसिटिल कोएंजाइम ए बन के, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। उसके बाद ये फाइनली CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, और 36 से 38 ATP इसका फॉर्मेशन करेगा, यही करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड तो साइटोप्लाज्म में बनता है, पर ये काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है ना, हमने पढ़ा है। द की इवेंट ऑफ द एरोबिक, इसमें कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड कंप्लीट स्टेप वाइज रिमूव होता है। यहाँ पे रिलीज होते हैं 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की तरह रिमूव होता है, और एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। फर्स्ट स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और बाकी जो सेकंड स्टेप होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स ऑक्सीजोम्स में। चलिए देख लेते हैं, अपनी कर्व साइकिल देखते हैं। चलो पहले तो सिंपल लेते हैं, ये रहा। सबसे पहले तो क्या होता है भाई, अपना प्यूरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए में हमारा कन्वर्जन होता है। चलिए देखते हैं, प्यूरुविक एसिड इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट होता है टू एसिटेट यूनिट, मतलब कि हमारे पास जो अभी तक प्यूरुविक एसिड था, हमारे पास जो प्यूरुविक एसिड था जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल का था बच्चों, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का जो प्यूरुविक एसिड था वो डीकार्बोक्सिलेट करता है। डीकार्बोक्सिलेट का मतलब होता है एक कार्बन का रिमूवल करवाता है और 2 कार्बन बनता है, तो ये ऑक्सीडेटिवली ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब एक कार्बन का रिमूवल होता है, बल्कि CO2 का रिमूवल होता है कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटेट आयन बनता है जो आगे जाकर एसिटिक एसिड बनाता है, और यहाँ से रिमूवल ऑफ CO2, एक CO2 यहाँ से रिमूव हुई, एक हमने देखा था प्यूरुविक बनने में एक CO2, तो 2 CO2 अपने पे आ गई भाई। वे जॉइन कोएंजाइम ए टू फॉर्म एन एसिटल कोएंजाइम, और जो एसिटेट बना है ये आगे जाकर कोएंजाइम ए से जुड़कर बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बन जाएगा बच्चों, एसिटल कोएंजाइम ए। बिल्कुल रिपीट करते रहो। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, और इसके लिए चाहिए होता है हमको Mg+2। देखो ये दिखी हुई है रिएक्शन, पायरुविक एसिड, कोएंजाइम और NAD की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें एंजाइम लेना पड़ेगा पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज करेगा तो इसे, और चाहिए अपने को मैग्नीशियम आयन, जिससे एसिटल कोएंजाइम ए, NADH और CO2 यहाँ से बाहर रिलीज हो जाती है। NAD भी रिड्यूस होकर ये बनता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। इक्वेशन दिखा दी, एसिटल कोएंजाइम इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम कर्व साइकिल या फिर TCA साइकिल भी बुलाते हैं, जिसको हम कर्व साइकिल या फिर TCA साइकिल भी बुलाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो क्या है बेटा, एसिटल कोएंजाइम ए।
ठीक है। अब देखो सिट्रिक एसिड साइकिल आती है, तो इस साइकिल को हम सिंपली साइकिल से समझेंगे, पॉइंट्स आप लोग खुद रीड कर सकते हैं, है ना भाई, हमने पढ़ा है कि हम साइकिल से पढ़ते हैं। चलिए आगे हमारे पास साइकिल, कर्व साइकिल। तो कर्व साइकिल को याद कैसे करें मैम, सबसे पहले तो इतनी खतरनाक साइकिल दिख रही है हमको तो ये, तो भाई अपने पास एसिटिल कोएंजाइम में आ गया था, यहाँ से शुरुआत होगी, ऐसे करो CIKSSFMO, इससे याद रखते हैं। सिक डबल एस एम एफ एम ओ, सिक सिंग सिंग, सिक सुपर सिंग FMO करता है, सिक सुपर सिंग FMO करता है, इससे याद रखेंगे। C स्टैंड फॉर सिट्रेट, जो कि कार्बन 6 मॉलिक्यूल होता है बच्चों। तो एसिटिल कोएंजाइम A जो है, यहाँ से कोएंजाइम बाहर निकल जाता है और वो आगे कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में, फिर सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट। आइसो मतलब मैम ने आपको बताया था सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ नहीं गया, तो ना तो कोई ATP यूज हुई ना जाएगी। फिर आगे बना ये अल्फा कीटो गुलाटरेट, क्या बना, अल्फा कीटो गुलाटरेट, जो कि कार्बन 6 मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो भाई अब एक नई चीज बनी है जिसमें NAD यूज होती है और वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, NADH, ठीक है भाई। और यहां से क्या रिलीज हो रही है, CO2, तो एक और CO2 आ गई, चलिए कोई बात नहीं। फिर आगे जो आपका ये अल्फा कीटो गुलाटरेट है बच्चों, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जिसमें अब भाई जिसके लिए हमको जरूरत पड़ती है NADH, जो कि रिड्यूस होकर NADH और H+ बाहर निकालता है, और साथ में कोएंजाइम की जरूरत है क्योंकि भाई कोएंजाइम जोड़ना है, तो यहां से अमाउंट ऑफ CO2 भी रिलीज होती है। देन आगे कितनी CO2 हो गई, वहां तक 2 CO2 थी, एक ही हो गई 3, एक ही हो गई 4, देखते हैं भाई और कितनी कितनी निकलती है, ठीक है। और ये वाली जो CO2 है यही दोबारा रीयूज हो जाती है बेटा, ठीक है, देरी पड़ती है, यही बाहर निकल जाती है, तो 3 निकल गए हमारे पास, टोटल लिख लेते हैं हमारे पास अब तक कितनी CO2 रिलीज हो चुकी है, यहाँ से 3। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A आगे जाकर कन्वर्ट होता है सक्सिनेट, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जिसमें GTP बनता है, GDP। देखो बड़ा डिफरेंस ये है, ATP में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसमें गुनानीन ट्राइफॉस्फेट से वो गुनानीन डाइफॉस्फेट निकलता है, एक फॉस्फेट जो निकलता है वो इसमें जाके ऐड होता है, सक्सिनेट बनता है। फिर सक्सिनेट से आगे बनता है फ्यूमरेट, कार्बन 4, यहां तक कार्बन 6 था और ये बन जाता है कार्बन 4, ये भी कार्बन 4 मॉलिक्यूल होता है बच्चों। फ्यूमरेट बना, कैसे बना, FAD की मदद से, FADH2। अब आप कहोगे मैम हमने 3-4 चीजें देख ली, कि एक तो हमने देख लिया कि भाई ATP होता है, एक हमने देख लिया GTP भी होता है, एक हमें पता है NADH होता है, एक अब हमें मिल गया FADH भी मिल गया हमको, ये 4 चीजें मिल गई हैं। ये तो बस मैंने बता दिया जिसमें बस प्रोटीन चेंजेस ले नाम अलग है, इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा ATP में अभी याद ये रखो कि एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है और एक FADH 2 ATP बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाकी हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूमरेट बनता है, पानी डालते हैं मैलेट बन जाता है कार्बन 4, और फिर दोबारा NAD यूज होकर क्या बना रहता है, ऑक्सैलो एसीटेट, और इस ऑक्सैलो एसीटेट में आप डालो एसिटिल कोएंजाइम, बन जाएगा सिट्रेट। तो ये साइकिल है जिसको हम कहते हैं कर्व साइकिल। क्या देखने का तरीका क्या है, सिक सुपर सिंगर करता है FMO, सिट्रिक आइसोसिट्रेट, कैसे, अल्फा कीटोगुलेटरेट, सक्सिनाइल सक्सिनेट, फ्यूमरेट, M से मैलेट, O से ऑक्सैलो एसीटेट, ऐसे याद रखना है। फिर सजा दो, यहाँ पर यूज हुआ है NAD, यहाँ पर एक यूज हुआ है, यहाँ पे GTP, यहाँ पे FA, फिर सिंपल चल रहा है अपना। तो कितने NAD यूज हो गए यहाँ पे, 1 2 3 NAD यूज हो गए, और कितने FAD यूज हुए हैं, 1, ठीक है बच्चों। तो इस साइकिल में देखो जो एंड में जो रिएक्शन आती है वो देखो ये रिएक्शन आती है,
ये इसकी फाइनल रिएक्शन है। पिरुविक एसिड 4 NADP लेता है भाई, देखो 4 ले रहा है, 1 2 3 और एक इसके पास होता है 4 लेगा। FAD 1 लेगा, वाटर लेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ले रहा है, एक और लेता है यहाँ पर, ये ADP चाहिए 5 फॉस्फेट ATP के लिए, तो कन्वर्ट करता है 3 मोल CO2 निकाला, 4 NADH निकालता है, अब 4 ही H+ भी निकालेगा, एक FADH2 बन जाएगा, और जो ADP था वो क्या बन जाएगा, ATP। तो इस तरीके से बना था। तो क्या क्या बना हमारे पास। अब जो टोटल चीजें आई हैं, अब हम उन चीजों को लिख लेते हैं एक बारी। तो भाई हमारे पास जो टोटल चीजें आ गई वो क्या क्या आ गई बेटा जी, वो आ गई हमारे पास कि हमारे पास 4 तो NADH होंगे, जिनसे 1 से 3 मिलते हैं, तो 4 से कितने मिलेंगे, 12 ATP। 4 से कितने मिल जाएंगे बच्चों, 12 ATP। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, सिंपल मैथ्स लगाई है मैम ने, कुछ नहीं किया। फिर एक FADH2 है, एक FADH2 है जो कि 2 ATP बना रहा है। ठीक है मैम, इतनी बात क्लियर हो गई। एक ATP है आपके पास, तो कितने हो गए, 12 13 14 और एक 15 ATP यहाँ से बने। और याद करो भाई वहां से कितने बने थे आपके पिरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस तक आने में, तो वहां पर क्या बन रहे थे भाई, 3 ATP बन रहे थे और 2 NAD। 3 ATP तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे 18 और 2 NADH से 6 आएंगे, तो 18 और 6 कितने हो गए भाई, 24 24। तो यहाँ पर 24 हो गई है, आगे क्या बन गई है, आगे जाकर 24 ATP बन गए। फिर रह गई अपनी एसिटल कोएंजाइम A वाली, उसमें से हम देख लेते हैं। एसिटल कोएंजाइम वाले में हम लोगों ने देखा था, ये रहा एसिटल कोएंजाइम में, यहाँ पर एक NADH बना है, मतलब 3 यहाँ से और आ गई, तो 28 हो गई। तो इस तरीके से ही आपकी ये चीज क्या होती है, प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल देखोगे 36 हो जाएंगे ये। यहाँ से देखो अब यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। हमने जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो बेटा ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब देखो ETC में देखो क्या समझ रहे हैं हम लोग। सबसे पहली चीज तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर चलती है बच्चों सिट्रिक साइकिल। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, आपकी चलती है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप TCA साइकिल या कर्व साइकिल कहते हैं। ये इस जगह पर चलती है। ठीक है, तो अब इस जगह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यहाँ एंटर करेंगे, ये होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर देखो 2 मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। मैट्रिक्स के अंदर ये काम हुआ, मैट्रिक्स के अंदर ये काम होता है, फिर ये प्रोसेस चलता है। ठीक है बेटा, चलो देखो अभी देखते हैं कैसे चलता है। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड के दौरान एक NADH बना। अब देखो ये एक NADH बनता है, H+ निकलता है। तो बेटा इसी प्रोसेस में जब ये NADH कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाए हैं, 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बेटा कुछ एंजाइम्स याद रखने, कुछ कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं आपको यहाँ पर। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स है FMM, FeS फेरस सल्फेट OH, साइटोक्रोम B FeS, फिर साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A। ये कुछ हमारे बेसिक एंजाइम्स जो कि हमें याद यहाँ पे रखने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपका बेटा NAD, जब आपका ये NAD आगे जाकर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NAD है अपने पे, NAD जब आगे जाके आपका बेटा कन्वर्ट होता है NADH2 में, साथ में H+ निकालता है, तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इसमें फुदक के जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इसके अंदर गए फुदक के, फिर फुदक के इसके अंदर गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फुदक के यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फुदक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले इस तरीके से। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहे हैं, तो इसी जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाते तो उसी दौरान जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाते। देखो ये रहे, आपको ये दिखाया, ये रहा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते तो इसी दौरान यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बाहर, फिर ऐसे यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर,
फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर। तो जब एक NAD कन्वर्ट होता है, जब एक NADH जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान 6H+ जो है वो मूव करते हैं, 6 हाइड्रोजन जो मूव करते हैं बच्चों यहाँ से। कितने? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते, तो इस एरिया में क्या हो जाता है? H+ की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, इस एरिया में H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। और आपको पता है जब H+ बाहर निकलता है तो साइकिल घूमती है ATP सिंथेस की, और वो बना लेता है ATP। तो एक NADH से कितने ATP बन जाते हैं? 3 ATP का कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। दिस इज अ मेजर पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये मेजर पाथवे ATP बनाने के लिए मैनी इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल यूज करते हैं सिंथेसिस इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स का। और जब FADH होता है उसमें यहाँ से होता है, वो यहाँ से एंट्री करता है FADH, और सिर्फ 2 H+ निकलते हैं, जिससे सिर्फ वो 4 H+ निकलते हैं, जिससे सिर्फ 2 ATP बनती है। तो FADH है वो यहाँ पर 4 H+ का लॉस करता है और 2 ATPs को बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। ओके, चलिए चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने जो पढ़ा है अभी ETC, एक बार इसको हम लोग फटाफट से रीड करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो ETC पे आते हैं। तो हमने क्या देखा ETC के अंदर? ETC अकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल में होता है, इनर सरफेस एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई ये इनर मेम्ब्रेन और इनर सरफेस के बीच में जो एरिया यहाँ पर हुआ था, ये वाला काम पूरा का पूरा ये आपने देखा था। NADH इस ग्लाइकोलाइज होता है, सिट्रिक एसिड में बनता है, ऑक्सीडाइज होकर NADH बनता है। डिहाइड्रोजिनेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यूबिनिकॉन से FMM, मतलब कि बाहर की ओर निकलते हैं। यूबिनिकॉन रिसीव करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FDH के मुकाबले, ऑक्सीडेशन सक्सिनेट होकर सक्सिनेट डिहाइड्रेट, मतलब सिंपल प्रोसेस दिखाया हुआ है देखो। और फिर जो रिड्यूस यूबिनिकॉन है, जो यूबिनिकॉन यहाँ से रिड्यूस हुआ है बच्चों, उसको हम यूबिनिकॉल कहते हैं। वो ऑक्सीडाइज होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लगातार पास हो रहा है, फिर पहुंचता है साइटोक्रोम C पे, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो साइटोक्रोम C जो है वो मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है, जो कि बाहर वहां से H+ लेके बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये रहा साइटोक्रोम, ये क्या करेगा? यहाँ पे जो H+ है 2, उनको यहाँ ले जाएगा ना, यहाँ ले जाता है, बाहर निकाल देता है 2 H+ को, इस तरीके से। फिर कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C है, वो ऑक्सीडाइज होगा, साइटोक्रोम A बनेगा, A3 बनेगा। 2 कॉपर सेंटर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जहां से भी 2 H+ यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो जाते हैं ओवर द कैरियर कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, तो ATP सिंथेस एंजाइम जो होता है वो फॉर्मेशन करने लगता है ATP का फ्रॉम ADP एंड IP। फिर ऑक्सीजन फंक्शन करती है टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन एक्सेप्ट करती है? तो टर्मिनल एक्सेप्टर हमेशा याद रखना, वो कौन होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही है जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और रिड्यूस करके क्या बना लेती है? वाटर अलोंग विद हाइड्रोजन एटम। तो द वाटर रिलीज होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके कुछ क्वेश्चन है किसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसमें दिखाया गया है? सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोगुलेटरारिक एसिड में, क्या इसमें फॉस्फेट ऐड हुआ था? मैलिक एसिड से अल्फा कीटोगुलेटरारिक एसिड से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड से। तो बेटा आपको बोल रहा है सबस्ट्रेट लेवल, जिसमें सबस्ट्रेट लेवल पर ऐड हुआ है तो वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनाइल सक्सिनिक एसिड। ये होता है बेटा आपका जब सबस्ट्रेट लेवल से कोई चीज ऐड होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल पर जब कोई चीज ऐड होती है तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है। याद क्यों नहीं रहा? चलिए अब आता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP। देखो ये ATP दिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये रही वो मेम्ब्रेन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रही, ये होता है ATP सिंथेसिस। 2 एंजाइम, एक F0 एक F1, ये ATP सिंथेसिस होता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसकी जो मोटर होती है वो घूम जाती है, और इसी मोटर के घूमने से ADP से क्या बन जाता है? ATP। ADP से क्या बन जाता है बच्चों? ATP। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द पार्टिकल, ये वही मैट्रिक्स में दिखाया हुआ है, देखो ये रहा। तो कॉम्प्लेक्स 4 ATP सिंथेसिस कंसिस्ट करता है F4 F1 ऑक्सीजाइम एंजाइम में, उसमें एंटर करता है
F1 इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है, कंटेन करता है कैटालाइटिक साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, मतलब यही जगह है जहां पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। FO इज एन इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये इंट्रीगल पार्ट होता है इसका, दैट फॉर्म अ चैनल थ्रू विच प्रोटोन क्रॉस, ये एक तरह का चैनल बनता है जहां से प्रोटोन, ये आपका H जो है वो क्या करता है यहाँ पे क्रॉस करता है। When 2H+, जब 2H+ प्रोटोन पास करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन होती है और बनती है एक एटीपी, तो 2 से 1 बनती है, तभी तो हमने देखा था NADH में से 3 2H पास हुए थे, तो इसलिए तो 3 एटीपी बनी थी, और FADH में 2 हुए थे पास। एवरी 2H+ पास थ्रू दी FO, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन एक्ट करता है टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन बचते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। डिराइव द होल प्रोसेस होता है रिमूविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होता है सिस्टम में, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसे हमें क्या बोलते हैं, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो बेटा यहाँ पर एडीपी के साथ फॉस्फेट ऐड ही तो होकर एटीपी बना रहा है, समझ में आया ना, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन भी कहते हैं। फिर देखो नेट गेन एटीपी कितना हुआ है, नेट गेन दिखाया हुआ है एक बार आपको, यहाँ पे 36 एटीपी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 2 एटीपी डायरेक्टली बनी, 2 एटीपी रही, 2 मोल्स बन रहे थे NADH के पिरुविक एसिड के अंदर, 6 एटीपी हुए। 2 मोल्स बन रहे थे NADH में, जिसमें पिरुविक एसिड क्या बना था, ग्लाइकोलाइसिस में, ये दिखाया गया प्रोसेस में। पिरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A में 2 मॉलिक्यूल्स बने थे NADH के, तो 6 एटीपी हो गए। सिट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH बनता है, क्योंकि भाई 3 मॉलिक्यूल का होता है, 2 FADH बनता है और 2 GTP बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स का दिखाते हैं, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 4 है 2, इन सबको आप अगर ऐड करोगे तो कितनी एटीपी बन गई टोटल, 38। यूकारियोटिक सेल में 2 मोल्स ऑफ एटीपी जो है वो स्पेंट हो जाती हैं ट्रांसपोर्टिंग में। यूकारियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो 2 मोल्स होते हैं एटीपी के, दो एटीपी के मोल्स वो हैं वो ट्रांसपोर्टिंग में स्पेंड होते हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमको 36 मिले, पर मिलते हैं 38 हैं। 2 जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, भाई हाइड्रोजन जा रहा है आ रहा है, एटीपी चाहिए तो 2 वहां पे खर्च हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि 36 मिल रहे हैं, वरना बनती कितनी है, 38। ठीक है बेटा, बनती कितनी है, 38। चलो अब आती है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। चलो भाई अब बैलेंस करेंगे, कितना खर्चा हुआ अब हमको बताना है, अब हमको सारे के सारे खर्चे का हिसाब देना है। द कैलकुलेशन ऑफ नेट एटीपी एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज होता है, इसको कैसे करते हैं, देयर इज एन सब्सिक्वेंटली ऑर्डरली पाथवे, एक तरह का पाथवे होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, TC होता है, ETC होता है, मोस्टली यही होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद TCA, TCA के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉलोइंग होता है। द NADH जो सिंथेसिस होता है ग्लाइकोज में, वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर वो ऑक्सीडेशन करके एटीपी में कन्वर्ट होता है। नन ऑफ द इंटरमीडिएट इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट ये नहीं बनाते हैं। ओनली ग्लूकोज फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में, सिर्फ ग्लूकोज यूज होता है, कोई और सब्सट्रेट यूज नहीं कर सकते ना ही कोई इंटरमीडिएट स्टेज पे आप यूज कर सकते हो। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशन आर नॉट वैलिड फॉर लिविंग सिस्टम। क्यों भाई, अब क्यों भाई ऐसा, भाई मान लो ग्लूकोज नहीं है, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने गुस्सा कर कर आई, मैंने खाना नहीं खाया आज, तो अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी इसका मतलब तो भाई मेरी एटीपी नहीं बनेगी, मेरी एनर्जी नहीं बनेगी, तो क्या मैं मर जाऊं आज, नहीं होता ना ऐसे। तो ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, हमारी बॉडी में सारे पाथवे चलते हैं, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर, ऐसे नहीं कि भाई एक के बाद ये एक होना है, फिर तो हो ले हमारा काम। सबस्ट्रेट कीप एंटरिंग द पाथवे, सबस्ट्रेट क्या होता है, पाथवे के अंदर आता है, एंड ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम दी पाथवे, और पाथवे से विड्रॉ भी होता है। एटीपी इज यूटिलाइज एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ती तब जरूरत बनाती है भाई। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है मल्टीपल मीन्स से, एक तरीका नहीं है हमारे में कि भाई इसी से ही कंट्रोल होगा, अलग अलग उससे कंट्रोल होता है, एक से कंट्रोल होगा तो बाकी सब कैसे काम करेंगे। तो देखो रेस्पिरेटरी पाथवे आपको एम्बोलिक पाथवे दिखाया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिखाया है आपको, एम्बोलिक पाथवे। देखो इस पाथवे में क्या बताया है बेटा, इस पाथवे में ये बताया है कि मान लो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसिक फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज बनता है, फिर डाईहाइड्रो एसीटोनेट बनता था, हमने पढ़ा था ये ग्लाइकोलाइसिस में,
फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट pyruvic एसिड बनता था, फिर वो एसिटिल कोएंजाइम बनाया था, कर्व साइकिल बनता था, वाटर निकलती थी, CO2 निकलती थी, फिर ETS में जाकर ATP भी बन जाती थी। ये सब चीजें वहां पर क्या हुआ करती थी बेटा, होती थी, हमने देखा था कि ये सब चीजें होती हैं। पर अब भाई मान लो मैंने आज नहीं खाया खाना, आज मेरी बॉडी में नहीं आया कार्बोहाइड्रेट, तो उस जगह पर बच्चों फैट या प्रोटीन, जो हमारी फैट होता है ना, हमारे हाथों पैरों पे जो फैट चढ़ा होता है, पेट, स्पेशली हमारे पेट पे, तो तोंद पे जो हमारा फैट चढ़ा हुआ होता है, उस समय वो काम आता है। तो हमारी बॉडी में जो फैट है बेटा, वो कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और या थोड़ा बहुत पार्ट किसमें होता है, किसमें कन्वर्ट, ग्लूकोज में, ग्लाइसरोल में। फिर वो ग्लाइसरोल देखो दोबारा जाके कन्वर्ट होगा डिहाइड्रोजिनेस एसीटोन फॉस्फेट में, फिर वो इसी साइकिल में पहुंच के क्या बना देगा, आपकी ATP बनाएगा। ये कब काम होता है, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसी प्रोटीन भी करता है कि भाई प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा और टूट के किस में जाएगा, pyruvic एसिड में, फिर वही पाथवे क्या कर देगा, ये भी फॉलो करेगा। पेपर में आता है इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, भाई फैट के में, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, कॉमन क्या है इन तीनों में, तो बेटा जी इन तीनों में कॉमन है एसिटल कोएंजाइम ए। ध्यान से देखो, आप ए बना रहे तो भी एसिटल कोएंजाइम ए बन रहा है, फैट में जा रहे तो एसिटल कोएंजाइम ए बन रहा है, प्रोटीन में जा रहे तो pyruvic एसिड के बाद दोबारा क्या बन रहा है, एसिटल कोएंजाइम में, दोनों में तीनों में कॉमन है। अब एक कर्व साइकिल तो होगी ही होगी। तो सिंस रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट होना, ब्रेकडाउन होना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन पाथवे कैसा पाथवे कब माना जाता है, कैटाबॉलिक पाथवे। बट पर डिफरेंट सबस्ट्रेट, अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं, एंटर कर लेते हैं पाथवे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कभी फैट एंटर कर रहा है, कभी कार्बोहाइड्रेट, तो कभी प्रोटीन एंटर कर रहा है, अलग अलग एंटर कर रहे हैं, तो अलग अलग इंटरमीडिएट होते हैं इसके। रेस्पिरेटरी पाथवे विड्रॉ भी कर लेता है, किसी और से भी एनर्जी बना रहा है, सिर्फ ऐसा तो नहीं भाई मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट फिक्स है ना, मैं तो फैट से भी बना रही हूँ भाई, मैं तो प्रोटीन से भी बना रही हूँ, तो किसी से भी ये काम चल रहा है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम और एंटरिंग करता है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग सिंथेसिस, प्रोटीन में देखा हमने, बिकॉज रेस्पिरेटरी पाथवे बोथ एनाबॉलिज्म सिंथेसिस भी है, ये सिर्फ कैटाबॉलिज्म नहीं, ये एनाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों है, इसमें बनता भी है टूटता भी है। एनाबॉलिज्म का मतलब बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है सिंथेसिस होना, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होना, इसलिए हम इसको एम्बोबॉलिक पाथवे बोलना हमारे लिए ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें बनता भी है CO2 और कुछ खत्म भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटर रिलेशनशिप देखा किस किस के बीच में, मेटाबॉलिक पाथवे में। ये शो करता है कि आपका जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी कोशेंट। भाई एक सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है अपन को, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ, जिसको हम रेस्पिरेटरी रेशो भी कहते हैं, खत्म हो जाएगा। क्या है देखते हैं ना, क्या है ये है अपना भाई रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसको हम लोग RQ बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो डिवाइड बाय कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो। रेस्पिरेटरी कोशेंट वेरी करेगा भाई, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से अलग अलग CO2 फॉर्मेशन, अलग अलग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो बोला वेरी करेगी वैल्यू। RQ इज 1, अगर RQ 1 है इसका मतलब आपकी CO2 और ऑक्सीजन इक्वल है भाई। अगर आपकी RQ की वैल्यू 1 आ रही है, जिससे इंडिकेट क्या होता है कि जितना CO2 निकला उतना ही, जितना CO2 निकला उतना ही O2 क्या है कंज्यूम हुआ है। अगर R की वैल्यू 1 RQ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुई है एज कंपेयर टू CO2। कैसे किया मैम ने, तो बच्चों RQ की जगह मैंने 1 लिखा था,
तो आपका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2। ये इधर पहुंच गया तो ऐसा हो गया था ना, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, ऐसा ही हुआ था। अब भाई जब इक्वल है तो साइन जो है फिर चेंज करते जाओ, अगली बार ये साइन कर दे, फिर उसके बाद जब छोटा होगा तो ये साइन कर देना। इस तरीके से होता है कि अगर RQ की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम निकली है, CO2 ऑक्सीजन कम यूज हुई है, CO2 ज्यादा निकली है। तो आपको इसके लिए दिखाया हुआ है, ग्लूकोज के लिए 6H2O होता है तो 6 ही ऑक्सीजन यूज हुई है, 6 ही CO2 निकले, इसलिए आंसर आ रहा है 1.00। फिर RQ इज लेस देन 1 तो भाई CO2 ज्यादा निकल रही है ना, लेस देन 1 का आंसर यही था, क्योंकि CO2 तो 0.7 वैल्यू आती है इन द केस ऑफ दिस। जब फैट मॉलिक्यूल्स करता है, प्रोटीन करता है तो 1 से भी कम आती है, वहां पे भी 0.9 आती है प्रोटीन के केस में भी। तो RQ इज फाइनाइट, भाई एक फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू है एन एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि वहां पे CO2 इवॉल्व ज्यादा होती है पर ऑक्सीजन तो कंज्यूम ही नहीं होती। तो वहां पे क्या हो जाएगा, RQ का फॉर्मूला हो जाएगा भाई CO2 तो निकली है पर O2 निकली, इसलिए इसका आंसर क्या है 0, एंड एनीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसलिए बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट है। इट शुड बी रिमेंबर, अब एक बात क्या रिमेंबर करनी है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर किसी का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसलिए कभी एक को फिक्स नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारे बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल नेट। ऐसे तो 38 मिलते हैं, तो कहेंगे मैम नेट तो 36 ही मिलते हैं क्योंकि 2 तो यूज हो जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बिल्कुल। फिर है RQ फॉर ट्राइपैलिनिन, ओके, ट्राइपैलिमिटिन ये इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन है तो वैल्यू आएगी 0.9, ये वैल्यू आ जाती इन द केस ऑफ फैट, ठीक है भाई। चलिए बेटा, तो अब हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा, आई होप, मैं यही बिलीव ही करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब बच्चों आपके लिए अच्छी सी अनाउंसमेंट क्या है वो, कि भाई हमारे जो कैल्विन है ना, इस समय चल रही है हमारी टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके दौरान हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। आपको मैम सब कुछ का मतलब क्या, मतलब भाई हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स में भी बता रहे कि आपका टॉपिक भाई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, आपको इससे ये पता लगेगा। हम आपको चैप्टर की माइंड मैप दे रहे हैं जिसमें आप एक ही शीट पर पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ इस टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये बन सकता है, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 शॉट्स आपको मिल रहे हैं जिससे आप अपनी हर प्रॉब्लम को, हर दिक्कत को जल्दी एंड एज सून एज पॉसिबल खत्म कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारे इनको, और आप हमको बेटा फॉलो कर सकते हैं कैल्विन इंस्टीट्यूट, जो कि आप यूट्यूब पे करते हैं, हमें फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, हर किसी चीज पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी के लिए ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस पे क्वेरी भी अपनी दे सकते हैं, और कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर अपनी दिक्कत को बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए तब अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो से, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छे से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।